सुप्रभात बच्चों। आज हम अपना नया पाठ आरंभ करने जा रहे हैं जिसका नाम है बाजार दर्शन। ये जैनेन्द्र कुमार जी द्वारा लिखा गया है। जैनेन्द्र कुमार जी का जन्म सन 1905 में उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ ज़िले में हुआ। इन्होंने बहुत सी रचनाएं लिखी जिनमें से कुछ प्रमुख हैं जैसे परख, अनाम स्वामी, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, जयवर्धन, मुक्तिबोध। ये इनके उपन्यास हैं। वातायन, एक रात, दो चिड़िया, फांसी, नीलम, देश की राजकुमारी, पाजेब, ये इनके कहानी संग्रह हैं। प्रस्तुत प्रश्न, जड़ की बात, सूर्योदय, पूर्वोदय, साहित्य का श्रेय और प्रेय, सोच विचार, समय और हम, ये इनके विचार प्रधान निबंध संग्रह हैं। तो इस प्रकार से जैनेन्द्र कुमार जी जो हैं वे एक बहुत अच्छे उपन्यासकार भी रहे हैं। ये एक कहानीकार के रूप में भी जाने जाते हैं और विचार परक लेख के लिए तो इनका साहित्य में बहुत बड़ा योगदान है। इन्होंने बहुत से पुरस्कार भी प्राप्त किए जिनमें से प्रमुख हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारत भारती सम्मान और भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से भी इन्हें सम्मानित किया गया है। इनका निधन सन 1990 ईस्वी में हुआ। इनके अनुसार यथार्थ को अंतिम सत्य के रूप में ओढ़कर जो अपने को विवश मान बैठ सकता है वही तो असमर्थ है, पर जिसने स्वप्न के सत्य के दर्शन कर लिए वह यथार्थ की विकटता से कैसे निरुत्साहित हो सकता है। अर्थात यथार्थ यानी वास्तविकता को अंतिम सत्य के रूप में ओढ़कर वो ही अंतिम सत्य, मतलब ये मान ले कि ये जो वास्तविकता है यही संभव है, इसके अलावा कुछ और संभव ही नहीं है। यदि उसको ही अंतिम सत्य के रूप में जान ले कि यही हो सकता है, अन्य कुछ भी नहीं किया जा सकता, जो अपने को विवश मान बैठता है कि संभव ही यही है, अन्य कुछ संभव भी नहीं है, तो इसलिए मैं कुछ और कर ही नहीं सकता, यदि कोई ऐसा सोच ले तो वो जो है उसका विकास वहीं पर रुक जाता है। वो किसी भी प्रकार की परिस्थितियों में परिवर्तन करने का प्रयास करता ही नहीं है, परिस्थितियों को बदलने का प्रयास नहीं करता, किसी प्रकार का कोई परिश्रम नहीं करता। ठीक है, तो वही तो असमर्थ है। तो वो जो व्यक्ति है वो किसी कार्य के बारे में अगर ऐसा सोच ले तो वो वहाँ पर अपनी असमर्थता प्रकट कर देता है, अपने आप को वो व्यक्ति असफल साबित कर देता है। पर जिसने स्वप्न के सत्य के दर्शन किए वह यथार्थ की विकटता से कैसे निरुत्साहित हो सकता है। अब व्यक्ति है वो अपने जीवन में बहुत से सपने पालता है और उन सपनों का वास्तविक जीवन में दर्शन करना, यानी एक किस्म से अपने सपनों को सत्य साबित कर देना, अपने सपनों को हासिल करना, उस सपनों के लक्ष्य तक पहुंचना जो है वो यथार्थ की विकटता, मतलब वास्तविकता जो है उसकी परिस्थितियों को बदल सकने में वो सक्षम होता है। तो ऐसे लोग जो हैं कभी भी निरुत्साहित नहीं होते, अर्थात उनके जीवन में ऊर्जा हमेशा बनी रहती है, उत्साह हमेशा बना रहता है। वो किसी भी कार्य को करने के लिए निरुत्साहित नहीं होते, बल्कि हर असंभव दिखने वाले कार्य को भी संभव करने का प्रयास करते हैं और अक्सर वो लोग सफल भी होते हैं अपने स्वप्नों को सच साबित करने में, अपने असंभव दिखते हुए से लक्ष्य को प्राप्त करने में। समझ में आई बच्चों? चलिए आगे हम जो ये पाठ जैनेन्द्र कुमार जी द्वारा लिखा हुआ पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है बाजार दर्शन। इस पाठ के माध्यम से ये एक निबंध विधा है, साहित्य की निबंध विधा है। इसके माध्यम से वो क्या कहना चाह रहे हैं उसका एक सारांश सा हम जरा इस पैराग्राफ में पढ़ेंगे। तो वो क्या कहते हैं कि बाजार दर्शन जैनेन्द्र का एक महत्वपूर्ण निबंध है जिसमें गहरी वैचारिकता और साहित्य सुलभ लालित्य का दुर्लभ संयोग देखा जा सकता है। मतलब एक तो इसमें जैनेन्द्र कुमार जी ने अपने विचार डाले हैं, अन्य लोगों के विचार डाले हैं और साहित्य सुलभ लालित्य, और उसमें साहित्य के अंदर जिस प्रकार का एक आनंद रस हमें प्राप्त होता है वो
भी इसमें हमें प्राप्त होता है। कहीं विचार भी मिल रहे हैं और एक आनंद भी प्राप्त हो रहा है। ऐसा दुर्लभ संयोग जनरली साहित्य के अंदर इस प्रकार का संयोग देखने को नहीं मिलता, परंतु इनके इस निबंध में हमें ऐसा संयोग देखने को मिल रहा है। हिंदी में उपभोक्तावाद तथा बाजारवाद एक व्यापक चर्चा पिछले 1-1.5 दशक पहले ही शुरू हुई है। हिंदी में उपभोक्तावाद, उपभोक्तावाद का मतलब समझते हो? उपभोक्ता कौन होता है? जो वस्तु क्रय करने वाला होता है, उपभोग करने वाला होता है, खरीद के उसका उपभोग करने वाला। तो उपभोक्तावाद बहुत बड़ा है आज हमारे समाज के अंदर। लोगों के अंदर लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ गई है। पहले पैसे की वैल्यू बहुत होती थी, बहुत कीमत होती थी, थोड़े से भी पैसे होते थे उसको बड़ा सहेज के लोग बड़े ध्यान से खर्च करते थे। परंतु आजकल क्या है, लोगों के पैसा बहुत हो गया और बहुत सारा पैसा होने के कारण उनके अंदर क्रय शक्ति बहुत बढ़ गई है, परचेजिंग पावर बढ़ गई है। तो उपभोक्तावाद बढ़ रहा है। बाजारवाद बढ़ना मतलब, बाजारवाद का क्या मतलब है कि पहले क्या होता था, बाजार सिर्फ अपने अर्थ को सार्थक करते थे, अर्थात बाजार का उपयोग मात्र अपनी आवश्यकताओं की, जो निजी जीवन में अपने जीने के लिए जो आवश्यकताएं होती है, बेसिक नीड जिसे हम कह देते हैं, आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही बाज़ारों का प्रयोग किया जाता था। परंतु आज जो है बाज़ार उपभोक्ता के लिए मतलब अपनी परचेजिंग पावर दिखाने का क्षेत्र बन गया है। लोग भी जो है, जो दुकानदार हैं, वो भी बहुत ज़्यादा अपना लाभ कमाने के लिए तरह तरह से बाज़ार को सजाते हैं। तरह तरह की चीज़ें वहाँ पर आजकल मिलती हैं। तो हमें उस बाज़ार में उन रखी हुई सजावट से उस प्रकार की सजी हुई दुकानों को देखकर, सजी हुई चीज़ों को देखकर ऐसा लगता है जैसे हमारे पास कुछ भी नहीं है और यहाँ पे इतना कुछ पड़ा है, तो हमें इन सब चीज़ों की आवश्यकता है और हम नाहक ही उन चीज़ों को खरीद लाते हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार से बाजारवाद भी बढ़ा है और उपभोक्तावाद भी बढ़ा है, जिसके कारण जो है आज हिंदी साहित्य के अंदर भी इसकी चर्चा जो है बहुत शुरू हो गई है। पर कई दशक पहले लिखा गया जैनेन्द्र का लेख आज भी इनकी मूल अंतर्वस्तु को समझाने के मामले में बेजोड़ है। और जो ये चर्चा आजकल हिंदी साहित्य में होने लगी है बाजारवाद की और उपभोक्तावाद की, वो उतनी सफल नहीं हुई है अपने उस लक्ष्य तक पहुंचने में, अर्थात लोगों को इसके बारे में समझाने में, जितनी कि बहुत साल पहले, कई दशक पहले जैनेन्द्र कुमार जी द्वारा ये जो बाजार दर्शन नाम का एक लेख लिखा गया, वो जो है इसकी वास्तविक मूल वस्तु को जितनी गहराई से लोगों को समझा सकती है, उतने आजकल के लिखे हुए लेख नहीं समझा सकते। तो ये जो है इस मामले में बेजोड़ लेख है। वे अपने परिचितों मित्रों से जुड़े अनुभव बताते हुए स्पष्ट करते हैं कि बाजार की जादुई ताकत कैसे हमें अपना गुलाम बना देती है। तो मतलब इस पाठ के माध्यम से उन्होंने, लेखक ने यह बताने का प्रयास किया है कि किस प्रकार से बाजार जो है हमारे ऊपर जादू चलाता है और हम उसकी जादुई शक्ति में जकड़े जाते हैं और उसके गुलाम बन जाते हैं और तरह तरह की व्यर्थ की चीज़ें जो हैं वो खरीद लाते हैं। अगर हम अपनी आवश्यकताओं को ठीक ठाक पहचान कर बाज़ार का उपयोग करें तो उसका लाभ उठा सकते हैं। बाज़ार की वास्तविक सार्थकता किस चीज़ में है, बाज़ार का अभिप्राय क्या है, बाज़ार किस लिए बनाए गए, वो लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बनाए गए और इसीलिए उसकी सार्थकता भी इसी में है कि उनका उपयोग सिर्फ अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जाए, ना कि व्यर्थ की खरीदारी के लिए किया जाए, अपना परचेजिंग पावर दिखाने के लिए ना किया जाए। ठीक है ना। तो इसीलिए लेखक कहते हैं कि अगर हमें अपनी आवश्यकताओं का पता होगा, ढंग से हमें पता होगा कि हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है और उन्हीं चीज़ों को खरीदने के लिए अगर हम बाज़ार का प्रयोग करेंगे तो वास्तव में हम उसको सही अर्थ प्रदान करेंगे, तो हम उसका वास्तव में सही लाभ उठा पाएंगे। लेकिन अगर हम ज़रूरत को तय कर बाज़ार में जाने की बजाय उसकी चमक दमक में फंस गए तो वह असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या से घायल कर हमें सदा के लिए बेकार बना सकता है। तो लेखक क्या कहते हैं कि यदि हम ये जानने का प्रयास नहीं करते कि हमारी आवश्यकताएं क्या हैं और बस ये सोच के कि हमें बाज़ार जाना है, कुछ खरीदना है और हम बाज़ार पहुंच जाते हैं और वहाँ पर जाकर हम उसके जादू में फंस जाते हैं, तो उसके जादू में फंसकर, उसकी चमक दमक में फंसकर हमारे अंदर एक असंतोष,
अनसेटिस्फैक्शन जिसे इंग्लिश में कहते हैं, तो वो हमारे अंदर पैदा हो जाती है। हमें लगता है कि जैसे हमारे पास कुछ भी नहीं है और यहाँ पे बहुत कुछ पड़ा है। एक लालच पैदा हो जाता है, तृष्णा, भूख पैदा हो जाती है, ईर्ष्या, लोगों के प्रति हमारे मन में लालच आता है, मतलब लालच नहीं, मतलब ईर्ष्या, एक जलन पैदा हो जाती है कि उसके पास तो ये चीज़ है, ये मार्केट में मिल रही है, मेरे पास नहीं है तो मुझे भी ये लेनी है, ठीक है ना। तो इस प्रकार की जो ईर्ष्या है, ये सब चीज़ें हमें घायल कर देती हैं, अर्थात हम इतने त्रस्त हो जाते हैं अपने उस वक़्त उस लालच से कि हम जो है नाहक की व्यर्थ की चीज़ें मार्केट से ख़रीदने को तैयार हो जाते हैं और हमें सदा के लिए वो बेकार बना देती है। इस मूल भाव को जयेंद्र कुमार ने भली भांति से समझाने की कोशिश की है, कहीं दार्शनिक अंदाज में तो कहीं किस्सागो की तरह, मतलब कई बार कई जगहों पर उन्होंने किस्से लिए हैं। जैसे एक बार उन्होंने अपने मित्र का किस्सा लिया है, एक जगह उन्होंने भगत जी का किस्सा लिया है जो हम पाठ में पढ़ेंगे। इसी क्रम में केवल बाजार का पोषण करने वाले अर्थशास्त्र को उन्होंने अनीति शास्त्र बताया है। तो बाजार जो हैं वो किस पर आधारित होते हैं? अर्थशास्त्र पर आधारित होते हैं। अर्थशास्त्र क्या है? जो पैसे के लेन देन से संबंधित है, जो बाजार से संबंधित है। तो जब हम बाजार की बात कर रहे हैं तो अर्थशास्त्र तो उसके अंदर आ ही जाता है। तो अर्थशास्त्र अगर बाजार में, अगर इस प्रकार से बाजारों से खरीद भाव नहीं होगा, खरीद बेचने का काम नहीं होगा और क्रय विक्रय नहीं होगा तो अर्थशास्त्र बेकार हो जाएगा, अर्थशास्त्र का कोई अर्थ ही नहीं रह जाएगा, बाजार का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा एक किस्म से। परंतु हमें ये चाहिए कि हम उसका प्रयोग सिर्फ अपनी आवश्यकता के अनुसार करें। तो ऐसी स्थिति में अब हर क्रेता क्या चाहता है कि मैं कम से कम दामों में खरीदूं और विक्रेता क्या चाहता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा दामों पर बेचूं, जिससे कि क्या है, एक होड़ सी लग जाती है दोनों के अंदर अपना अपना लाभ उठाने की, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की। तो इसीलिए लेखक जो है इस अर्थशास्त्र को, बाजार के इस अर्थशास्त्र को अनीति शास्त्र कहकर भी बुलाते हैं। ठीक है, चलिए हम आगे करते हैं, पाठ शुरू करते हैं अब हम, और इस पाठ में देखते हैं कि किस प्रकार से लेखक हमें समझाने का प्रयास करते हैं और देखते हैं कि आप लोग भी कितना समझ पाते हैं, कितना इसे अपने जीवन में उतार पाते हैं। ठीक है, चलिए आरंभ करते हैं। एक बार की बात है, कहता हूँ, मित्र बाजार गए थे कोई एक मामूली सी चीज़ लेने, पर लौटे तो एकदम बहुत से बंडल पास थे। मैंने कहा यह क्या? बोले यह जो साथ थे। तो क्या हुआ कि लेखक कहते हैं कि उनके मित्र एक बार बाजार में कुछ चीज़ खरीदने के लिए गए और छोटी मोटी चीज़ खरीदनी थी, पति पत्नी दोनों साथ में गए। तो जब लौटे तो बहुत सारा सामान खरीद लाए। तो जब लेखक ने पूछा कि तुम तो थोड़ी सी चीज़ लेने गए थे, तुम इतना सारा सामान कैसे खरीद लाए? तो वो बोले कि यह जो साथ थी, मीन्स वहाँ पर उनके मित्र ने, लेखक के मित्र ने सारा इसका जो क्या कहेंगे कि ये कारण किसके ऊपर डाल दिया? अपनी पत्नी पर, कि भाई स्त्री है और स्त्रियों की एक बात यहाँ पर मतलब क्या बताई गई है कि स्त्रियों के अंदर एक तृष्णा रहती है हमेशा ही खरीदारी करने की। तो वो कहते हैं कि भाई मेरी पत्नी मेरे साथ थी तो इसीलिए इतनी सारी खरीदारी हो गई, खरीदने तो मैं थोड़ा सा ही कुछ गया था। इतना आशय, उनका आशय था कि यह पत्नी की महिमा है, तो उस महिमा का मैं कायल हूँ। तो लेखक कहते हैं कि मैं भी इस बात को स्वीकार करता हूँ कि स्त्रियाँ जो हैं वो खरीदारी करने में ज़्यादा चुस्त होती हैं। आदिकाल से इस विषय में पति से पत्नी की ही प्रमुखता प्रमाणित होती है, मतलब प्राचीन काल से ही ये बात प्रमाणित होती है हमारे शास्त्रों से या अन्य बातों से। ये मतलब किंवदंतियाँ भी ऐसी कही जाती हैं कि जो स्त्री है वो जो है खरीदारी करने में माहिर है, और हर वक्त उसका मन करता रहता है कि मैं कुछ ना कुछ नया खरीदूं। और यह व्यक्तित्व का प्रश्न नहीं, स्त्रीत्व का प्रश्न है कि जैसे कि स्त्रीत्व यहाँ से एक सेटिस्फेक्शन मिलती है, उसे एक संतोष मिलता है। स्त्री माया न जोड़े तो क्या मैं जोड़ूं? तो लेखक कहते हैं कि औरत ही है जो पैसे को जोड़ती है। ठीक है, फिर भी सच ये है और वह यह है कि इस बात में पत्नी की ओट ली जाती है, और मतलब औरत जो क्या करती है, पैसा जोड़ती है। तो खर्च कौन करता है?
पति करता है, पुरुष करता है, ठीक है ना। परंतु क्योंकि ऐसी एक हमारे पुराने प्राचीन समय से ये बातें चलती आ रही हैं कि स्त्री जो है खर्च करने में ज़्यादा माहिर होती है, तो इसीलिए इसका सारा श्रेय है हमेशा ही किसको दिया जाता है, स्त्री को दिया जाता है। और इसमें मतलब कर्ता पुरुष है और वो अपनी पत्नी की ओट लेके करता है, और उसका सारा का सारा ब्लेम जो है किसके ऊपर डाल दिया जाता है, स्त्री के ऊपर डाल दिया जाता है। मूल में एक और तत्व की महिमा सविशेष है, और वह तत्व क्या है, मनी बैग, अर्थात पैसे की गर्मी या एनर्जी। मतलब क्या है कि यदि व्यक्ति के पास पैसा नहीं होगा, यदि उसकी जेब जो है भरी नहीं होगी, तो वो खर्चेगा कहाँ से, ठीक है ना। तो मनी बैग की भी एक महिमा है, अगर मनी बैग नहीं होगा तो इंसान खर्चेगा कहाँ से, ठीक है। चलिए आगे, पैसा पावर है, मतलब शक्ति है। किस चीज़ की शक्ति है, खरीदारी करने की शक्ति है, ठीक है ना। परचेजिंग पावर जिसे हम कहते हैं, तो पैसे को हम क्या कह सकते हैं, परचेजिंग पावर। जहाँ पर बात आती है कि परचेजिंग पावर किसे कहते हैं, क्रय करने की जितनी ज़्यादा शक्ति किसी के अंदर होगी वो किससे आती है, पैसे से आती है। तो इसीलिए पैसे को क्या कहा गया है, पावर। पर उसके सबूत में आसपास माल टाल न जमा हो तो क्या वह खाक पावर है। मतलब क्या है कि हमारे पास पैसा है तो वो लोगों को हम दिखाएंगे कैसे, यदि हमारे पास तरह तरह की लग्जूरियस सामान ना हो। मतलब हम जो है ठाट बाट से ना रह रहे हो, बहुत सारी बड़ी बड़ी कोठी, बड़े बड़े बंगले, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, घर में महंगे से महंगा फर्नीचर, महंगे से महंगे कपड़े, ऐसा सब कुछ नहीं होगा तो हम किसे दिखाएंगे, कैसे लोगों को पता लगेगा कि हमारे पास पैसा है। पैसे को देखने के लिए बैंक हिसाब देखिए, पर माल असबाब, मकान, कोठी तो अनदेखे भी दिखते हैं। पैसे की उस परचेजिंग पावर के प्रयोग से ही पावर का रस है। तो लेखक क्या कहते हैं कि पैसे को देखने के लिए बैंक हिसाब देखिए। अब कोई ये तो नहीं कहेगा ना कि अब इसके पास पैसा है या नहीं है, तो वो जानने के लिए वो उसके बैंकों की कॉपियाँ तो नहीं देखने लगेगा, बैंक के अकाउंट तो नहीं खंगालेगा कि इसके पास पैसे हैं या नहीं है, और कोई किसी को दिखाता भी नहीं है। तो वास्तव में किसी के भी पैसे का अनुमान किस चीज़ से लगाया जाता है, उसके माल असबाब, मकान, कोठी, मतलब कितना पैसा है, कितनी बड़ी बड़ी मकान हैं, कितने बड़े बड़े कोठियाँ हैं, कितनी गाड़ियाँ हैं, कितना सामान है, असबाब यानी सामान, ठीक है ना। तो उसको वो जो चीज़ें हैं ये सारी अगर व्यक्ति के पास हो तो वो तो अनदेखे भी दिखती हैं, यानी कोई देखने ना भी जाए तब भी दिखेगा, अच्छा ये बड़ी कोठी मिस्टर गुप्ता की है, अच्छा अच्छा ये तो बहुत अमीर है, ऐसे बात करते हैं ना हम लोग, तो अच्छा इसके पास तो बहुत पैसा है। अब पैसे की उस परचेजिंग पावर यानी खरीदने की शक्ति, खरीदने की शक्ति, इसे हम क्या कहते हैं, परचेजिंग पावर, ठीक है ना। तो क्या कह रहे हैं लेखक कि पैसे की उस परचेजिंग पावर के प्रयोग से में ही पावर का रस है। तो वास्तविक रस, जीवन का आनंद किस चीज़ में है कि हमारे पास पावर हो, शक्ति हो, और किस चीज़ की शक्ति हो, परचेजिंग पावर हो हमारे पास, खरीदने की, क्रय करने की अनन्य शक्ति हो हमारे पास। लेकिन नहीं, लोग संयमी भी होते हैं। अब लोग सिर्फ ऐसे ही नहीं होते कि उनके पास पैसा है और हम उसे खूब खर्च करें, लोगों को दिखाएं कि हमारे पास पैसा है। लोग सिर्फ ऐसे ही नहीं होते, लोग संयमी भी होते हैं, यानी जिनके अंदर इतना संयम हो, इतना संतोष हो कि वो फालतू फिजूल खर्च ना करें, वे फिजूल सामान को फिजूल समझते हैं। मतलब जो चीज़ें उनके पास हैं उसके जैसी ही अन्य और विकसित चीज़ें अगर मार्केट में आ भी जाएं तो उनकी चीज़ें अगर अच्छे से काम कर रही हैं तो वो उन चीज़ों को फिजूल समझते हैं खरीदना। वे पैसा बहाते नहीं हैं, वे बुद्धिमान होते हैं, बुद्धि और संयम पूर्वक वे पैसों को जोड़ते हैं। तो क्या करते हैं, पैसे को अपने बैंकों में भर के रखते हैं, जोड़ते जाते हैं। वह पैसे को, पावर को इतना निश्चय समझते हैं कि उसके प्रयोग की परीक्षा उन्हें दरकार नहीं है। तो वो क्या समझते हैं
कि हमारे पास पैसा है, हम अपने पास रख रहे हैं, हमें लोगों को दिखाने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए हम बहुत सी चीज़ें बेकार में व्यर्थ खरीद के रख रहे हैं, ये हमें इसकी हमें दरकार नहीं है, इसकी हमें आवश्यकता नहीं है। क्या खुद पैसे से जुड़ा होने का पर उसका मन गर्व से खुला रहता है, बस उसके मन में एक बात रहती है कि हाँ मेरे पास पैसा है, वो स्वयं में ही इस चीज़ से प्रसन्न रहता है, खुश रहता है और उसी गर्व से भरा रहता है। मैंने कहा यह कितना सामान ले आए। अब मित्र से लेखक फिर से पूछ रहे हैं कि तुम कितना सारा सामान ले आए। मित्र ने सामने मनी बैग फैला दिया, कहा यह देखिए सब उड़ गया, अब तो रेल टिकट के भी पैसे के लिए भी बचा हो। मतलब क्या है, लेखक कहते हैं कि उनके मित्र उनसे बोले कि मेरे पास जितना कुछ था वो सब मैंने इस सारी खरीदारी में लगा दिया, अब तो मेरे पास किराए के भी पैसे नहीं बचे। मैंने तय कर लिया, माना कि और पैसा होता तो सामान आता। अब लेखक कहते हैं, मन ही मन सोचते हैं कि अगर इनके पास और ज़्यादा पैसा होता ना इस वक्त इनकी जेब में, तो वो उसे भी खर्च कराते और सामान खरीद लाते। वह सामान ज़रूरत की तरफ देखकर नहीं आया है, उनकी परचेजिंग पावर के अनुपात में आया। तो लेखक कहते हैं कि ये जो सामान ये खरीद के लाए हैं वो ज़रूरत को देख कर नहीं लाए कि ये उनकी ज़रूरत है, बल्कि किसको देख के लाए हैं, अपनी परचेजिंग पावर को, कि जितनी ज़्यादा परचेजिंग पावर होगी, जितनी ज़्यादा उनके पास पैसा होगा, उतना ही ज़्यादा वो खर्च करेंगे। ठीक है, लेकिन ठहरिए, अब लेखक कहते हैं रुकिए, इस सिलसिले में एक और भी महत्व का तत्व है। वो कहते हैं कि एक बात और है जिसे हमें भूलना नहीं चाहिए। वो क्या है, उसका भी इस कर्तव्य में बहुत कुछ हाथ होता है, वह महत्व है बाजार। तो वो कहते हैं कि सिर्फ हमारे पास परचेजिंग पावर हो, मात्र इसी से ही हम बहुत सारी खरीदारी नहीं कर सकते। इसमें एक और बात है, एक और चीज़ है जो इस काम में, इस कांड में अपना हाथ, अपना रोल अदा करती है। वो क्या है, बाजार। बाजार एक महत्वपूर्ण तत्व है परचेजिंग पावर का। क्यों, अगर बाजार में ऐसी चीज़ें ही नहीं होंगी जो हमें आकर्षित कर पाएँ, जो हमें अपनी तरफ खींच पाएँ, जो हमारे अंदर लालच पैदा कर पाएँ, तो हम क्या करेंगे, तो हमारी वो जो परचेजिंग पावर थी वो क्या हो जाएगी, व्यर्थ हो जाएगी, खराब हो जाएगी, उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। क्योंकि हमें लगेगा कि चीज़ें ऐसी है ही नहीं, बिल्कुल अगर मान लिया वैसी ही चीज़ें जैसी आपके पास है वैसी ही मार्केट में मिल रही होंगी और बिल्कुल आपकी चीज़ें भी बिल्कुल अच्छी से चल रही हैं, नई है आपके पास, तो फिर आप उन्हें क्यों खरीदोगे, नहीं खरीदोगे ना। परंतु हाँ, अगर कुछ नई आ गई और बहुत सुंदर है, वो पहले वाले के मुकाबले सुंदर है और बाज़ार में सजी धजी रखी है, तो आप उसे देखेंगे और उसकी तरफ आकर्षित हो जाएंगे, और जब आकर्षित हो जाएंगे तो उसे खरीदने के लिए लालायित हो जाएंगे, तो फिर क्या होगा, आप उसे खरीद लेंगे। तो वहाँ पर आप अपनी परचेजिंग पावर दिखाएंगे। मैंने कहा बस इतना कुछ नाहक लिया, यह इतना कुछ नाहक लिया है, नाहक यानी व्यर्थ, बेकार, कि ये जो आप इतना कुछ सामान खरीद लाए इसकी तुम्हें ज़रूरत थोड़ी थी, तो तुम बेकार ही ले आए। मित्र बोले कुछ ना पूछो, बाजार है, शैतान का जाल है। अब मित्र जो है सारी गलती किस पर डाल रहे हैं, किस पर, बाजार को। वो कहते हैं कि ये तो शैतान का जाल है, शैतान के जाल में जो एक बार फंस जाता है वो निकल नहीं पाता, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से बाजार जो है शैतान के जाल के समान है, जिसके लालच में अगर एक बार फंस गए, जिसके जादू में अगर एक बार हम फंस गए तो हम उससे बाहर नहीं निकल सकते। ऐसे सजा धजा कर रखते हैं कि बेहया हो जाए जो ना फंसे। लेखक कहते हैं कि वो इतना सुंदर सजा हुआ होता है, इतना सुंदर लग रहा होता है देखने में, माल इतना सुंदर सुंदर सजा के रखा होता है कि शर्म आ जाए अगर हम वहाँ से बिना कुछ लिए हुए आ जाए। बेहया यानी बेशर्म, कि मतलब बेशर्मी की बात होगी अगर हम वहाँ उसके जादू में ना फंसे, अगर हम उसमें वहाँ से कुछ खरीद कर ना लेके आए। समझ में आई बच्चों? चलिए आगे कर लेते हैं थोड़ा सा और, बस ये वाला पैराग्राफ, उसके बाद बंद करेंगे आज का लेसन, ठीक है। चलिए, मैंने मन में कहा ठीक है, बाजार आमंत्रित करता है कि आओ मुझे लूटो और लूटो। कैसे आमंत्रित करता है बाजार? वो जो दुकानदार इतने सुंदर सुंदर बाजार सजा धजा के रखे होते हैं, इतने सुंदर सुंदर चीज़ों को तरीके से, सलीके से रखा होता है, उनको इतना डेकोरेट किया होता है, आकर्षित तरीके से रखा होता है,
और ऐसा लगता है कि जैसे बाजार कह रहा है कि हाँ भाई आओ मुझे लूट लो, अर्थात मुझे ले जाओ। हर सामान जैसे ऐसे बोलता हुआ महसूस होता है कि मुझे ले जाओ, मुझे ले जाओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था, मुझे खरीद लो, मुझे खरीद लो, ठीक है ना। और सब भूल जाओ, जैसे कि लेखक कहता है कि बाज़ार ऐसा लगता है जैसे कि आजकल के बाज़ार इतने सुंदर सुंदर होते हैं कि जैसे वो कहते हैं कि मुझे ले जाओ और बाकी सब चीज़ों को भूल जाओ, सिर्फ मैं ही हूँ तुम्हारी आवश्यकता, बाकी कोई भी चीज़ तुम्हारी आवश्यकता की नहीं है। जैसे आजकल आप ना बड़े बड़े मॉल में जाओ और वहाँ पर लगे होते हैं टैग सेल के, और दुकानें इतनी सुंदर सुंदर, इतने बढ़िया बढ़िया शोरूम होते हैं, सारी ड्रेसेस जो है ना, हर प्रकार की ड्रेस की जो सुंदर से सुंदर ड्रेसेस होंगी ना, उनकी एक एक ड्रेस बाहर टांगी होगी और सुंदर सुंदर स्टैचू खड़े होंगे और उन स्टैचू के ऊपर वो ड्रेस लगा देते हैं। और ऐसा लगता है कि जैसे क्या उतनी सुंदर ड्रेस ना हो, उतना अच्छा उसका कपड़ा ना हो, परंतु वो स्टैचू के अंदर पहनी हुई ऐसी लगती है कि ना भाई इससे सुंदर ड्रेस नहीं हो सकती और मुझे तो ये ड्रेस चाहिए, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम उसके आकर्षण में फंसते हैं और ऐसा लगता है जैसे कि वो स्टैचू ये कह रहा हो कि आओ और इस ड्रेस को खरीद ले जाओ, मेरा रूप और किसके लिए है। ऐसा लगता है बाजार कहते हैं कि मैं जो इतना सुंदर सुंदर सज धज के बैठा हूँ ये तुम्हारे लिए ही तो बैठा हूँ, क्या कि तुम आओ और मुझे खरीद लो। नहीं कुछ चाहते हो तो भी देखने में क्या हर्ज है। कई बार हम क्या होता है दुकानों के बाहर से जाते हैं और वहाँ पे दुकानदार ने एक नौकर सिर्फ इसलिए लगाया होता है कि जो कहता है बाहर खड़े होके कि आओ आओ बहन जी देखो देखो, जो ये कहता रहता है कि आओ देखो देखो कि देखने में क्या हर्ज है, भी आप खरीदना मत, पसंद ना आए मत लेना, और वैसे भी पसंद आ भी जाए तो आप इसे खरीदना मत, ठीक है ना। वो कहता है कि देखने में कुछ नहीं जाता, आपके पैसे नहीं लगते, आप देख लो बस कि नई नई कपड़े क्या आए हुए हैं, नई नई चीज़ें कौन सी आई हुई हैं, ठीक है ना, खरीदना मत, अजी आओ भी। वो बार बार जैसे आग्रह करते रहते हैं हमसे, ऐसे वो उस वक्त तो व्यक्ति आग्रह कर रहा होता है। तो इसी प्रकार से जो सुंदर सुंदर दुकानें सजी होती हैं तो वो भी एक किस्म से हमसे आग्रह करती हैं कि आओ और मुझे देखो, इसके कोई पैसे तुम्हारे नहीं लगते। इस आमंत्रण में यह खूबी है कि यह आग्रह नहीं है, आग्रह तिरस्कार जगाता है। तो इस प्रकार से जो हमें आमंत्रित करते रहते हैं ये जो है आग्रह नहीं होता, हमसे सिर्फ एक मतलब एक निवेदन नहीं किया जाता। निवेदन से तो क्या होता है, तिरस्कार जगता है हमारे अंदर, मतलब तिरस्कार, हमें अपमान सा महसूस होता है कि कोई हमसे आके इस प्रकार से निवेदन कर रहा है कि हम देख नहीं रहे, वो हमें बुला रहा है और हम देख नहीं रहे, तो वो एक अपमान जगाता है। लेकिन ऊंचे बाजार का आमंत्रण मूक होता है। जो बड़ी बड़ी दुकानें होती हैं, बड़े बड़े शोरूम होते हैं, बड़े बड़े बाजार होते हैं, उनका जो आमंत्रण होता है, मतलब वो जो हमें बुलाते हैं वो बिल्कुल मूक होता है, उसके लिए कोई व्यक्ति आके हमसे आग्रह नहीं करता। वो इतने सुंदर होते हैं कि उसकी सुंदरता ही एक आमंत्रण होती है। तो वो जो है मूक यानी मौखिक रूप से अपनी सुंदरता के माध्यम से ही हमें बुलाते हैं और उससे चाह जगती है। और जब हम उसकी सुंदरता को देखते हैं, उस मूक आमंत्रण को देखते हैं, तो हमारे अंदर एक इच्छा पैदा होती है। किस चीज़ की, ये हम खरीद लें, हमारे पास ये नहीं है। चाह मतलब अभाव। अब जब हमारे अंदर इच्छा पैदा होगी तो हमें लगेगा हाँ यार ये चीज़ मेरे पास है, पैसे भी है मेरे पास और चीज़ भी मिल रही है, और ये चीज़ मेरे पास है नहीं और मुझे इसकी ज़रूरत भी है, काम की है, ये चीज़ ले लेनी चाहिए, ठीक है ना। तो हम उस चीज़ को एक अभाव, हमारे अंदर कमी महसूस होती है। चौक बाज़ार में खड़े होकर आदमी को लगने लगता है, मतलब जब बाज़ार के बीचों बीच खड़े होकर आदमी को क्या लगने लगता है कि उसके पास काफ़ी है, नहीं है, कि जितना उसके पास है वो सफिशेंट नहीं है, वो उससे संतुष्ट नहीं लगता। उन सब चीज़ों के मूक आमंत्रण को देख के उसके जाल में फंस के उसके अंदर वो संतुष्टि का भाव खत्म हो जाता है, उसके अंदर तृष्णा पैदा होती है और चाहिए और उसके अंदर भूख जग जाती है। मेरे यहाँ कितना परिमित है, परिमित यानी सीमित, मेरे पास कितना सीमित है, मतलब लिमिटेड अमाउंट में है, और यहाँ कितना अतुलित यानी बहुत ज़्यादा, जिसकी कोई सीमा ना हो, कितना ज़्यादा है यहाँ पे, मतलब मेरे पास जो है वो इतना सफिशेंट नहीं है, इतना पर्याप्त नहीं है कि इससे मेरी ज़िंदगी अच्छे से चल सके। अगर ये चीज़ मेरे पास होगी तो मेरे पास मेरा काम बहुत अच्छे से चल पाएगा, मुझे ये चाहिए। ओह
तो ऐसी चाह, ऐसा भाव उसके अंदर चलता है। कोई अपने को न जाने तो बाजार का है जो उसे कामना के से विकल बना छोड़े। विकल यानी बेचैन। अगर कोई, क्या कह रहे हैं लेखक, लेखक कहते हैं कि यदि कोई अपने को ना जाने, यानी अपनी आवश्यकताओं को ना जाने, अपनी परचेजिंग पावर को ना जाने, अगर वो उसको पहचान पाए, तो ये जो चौक है, यानी ये बाजार की जो बीच बाजार जब हम खड़े होते हैं, वो जो सुंदरता है वो हमें कामना से, इच्छाओं से बेचैन कर देगी और हमारे अंदर बहुत कुछ खरीदने की इच्छाएं पैदा हो जाएंगी। ठीक है। विकल क्यों? पागल। और उस इच्छाएं इतनी बलवती हो जाती हैं कि हम तो जो है उसको खरीदने के लिए पागल हो जाते हैं। हमारे मन में असंतोष पैदा हो जाता है कि हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। तृष्णा यानी भूख पैदा हो जाती है उस चीज़ की और हम उसे खरीदने के लिए लालायित हो जाते हैं। और ईर्ष्या से घायल मनुष्य को सदा के लिए बेकार बना डालता है। ईर्ष्या यानी जलन, किस चीज़ की? हमें याद आ जाता है कि हमारे पड़ोसी के पास था ये, हमारे उस पहचान वाले के पास थी ये चीज़, पर मेरे पास नहीं है, मेरे पास भी होनी चाहिए। ठीक है ना। तो ऐसी इच्छा जो है मनुष्य को सदा के लिए बेकार बना देती है, अर्थात उसके जाल में फंस के आदमी उसे खरीद ही लाता है। अब बाकी का पाठ हम कल करेंगे। ठीक है। यहाँ पे हम बस इस पंक्ति को पढ़ लेते हैं कि अब मित्र, लेखक जो है वो कहते हैं एक और मित्र की बात है। यह दोपहर से पहले गए बाजार में, कहीं शाम को वापस आए तो खाली हाथ। अब लेखक के एक और मित्र की बात आ रही है जो कि बाजार गए थे दोपहर को और शाम तक वापस आए, परंतु कैसे आए? खाली हाथ। ठीक है। अब हम इसका दूसरा भाग कल करेंगे। तो हमने अभी तक क्या समझा, क्या जाना इस पाठ के माध्यम से, वो ये कि अगर व्यक्ति के पास परचेजिंग पावर है, तो वो परचेजिंग पावर व्यक्ति को क्या बना देती है? चीज़ें खरीदने के लिए पागल बना देती है। और व्यक्ति जो है क्या करता है? बाजार के जादू में फंस जाता है। और जब वो उसके जादू में फंस जाता है तो क्या करता है? बेतुकी खरीदारी करता है। मतलब जो उसको चीज़ें नहीं भी चाहिए, उन चीज़ों को भी वो खरीद लाता है। ठीक है। इस प्रकार से वो बेकार की खरीदारी कर डालता है। ठीक है। इस पाठ को यहाँ तक अच्छे से पढ़ना। अगर इस पाठ को साथ साथ पढ़ते रहोगे तो ये अच्छे से समझ आएगा। ठीक है। चलिए अब हम इस पाठ को कल करेंगे। ओके।